तो कल बेटा हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी कल देखा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। Binding energy of the heavy hydrogen is 1.1 mega electric volt and that of uranium 238 is 1800 mega electric volt। इसमें ये बताया गया है कि जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। अलग अलग न्यूक्लियस की अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होती है। जैसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हेवी हाइड्रोजन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हेवी हाइड्रोजन इसमें क्या होता है हेवी हाइड्रोजन में 2, इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन ये होता है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के बराबर होती है। जो हाइड्रोजन है, हेवी हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वह 1.1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है, जबकि एंड दैट ऑफ यूरेनियम 238 इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वह होती है 1800 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के बराबर। यूरेनियम 238 की बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मास नंबर। जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी increases with increasing in mass number। जैसे देखिए इसका मास नंबर 2 था तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट थी और इसकी जो मास नंबर है वो 238 हो गया तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1800 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट है। तो जैसे जैसे मास नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। दिस मीन्स दैट 56 Fe मतलब फेरस विथ बाइंडिंग एनर्जी 492 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट इज लेस देन 238 यूरेनियम विथ इलेक्ट्रिक बाइंडिंग एनर्जी 1800 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। मतलब फेरस की जो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फेरस 56 इसकी कितनी होती है 492 with 492 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट इज लेस देन किसके लेस देन तो यूरेनियम 238 with 1800 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट
मीन्स यहाँ पे देखिए इसका जो मास नंबर है 56 है, इसका मास नंबर 238 है, तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे इस फेरस की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लेस है। इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बाइंडिंग एनर्जी के। तो हम लिख सकते हैं 10 स्टेबिलिटी is directly proportional to बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा आप लोगों को? ये जो अभी मैंने लिखा है ये बात समझ में आ रही है क्या? राजदीप, जयेश, मैं यहाँ पे जैसे ये रिपीट कर दो। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये बताया गया है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी के। मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा भी उतना ही स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हो सकता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल तो वो होता है जिसकी एनर्जी लोएस्ट होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी क्या होती है, वो अनस्टेबल होता है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है बेटा, एक्चुअल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ये बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है। अब यहाँ पे समझना यह है कि बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी कि न्यूक्लियस में से यदि न्यूक्लियॉन्स को हमें सेपरेट करना है तो जितनी एनर्जी न्यूक्लियस को देनी पड़े या न्यूक्लियॉन्स को देनी पड़े उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतने स्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जिस न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से सेपरेट होने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, इसका मतलब कि उतनी ज्यादा एनर्जी उससे बाहर कर दी गई है जिससे कि वो न्यूक्लियस बना है। मतलब जब ये फ्री थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस बनते समय उसमें से कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, कुछ उसमें से मास का लॉस हुआ, जिससे कि एनर्जी का लॉस हुआ। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकल गई मतलब ये हो गया कि उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनकी एनर्जी उतनी ही लेस हो गई। और आप जैसा जानते हैं कि जितनी एनर्जी कम होती है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा एनर्जी निकली है उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये बात समझ में आई क्या बेटा? अभी जो मैंने बताया ये बात समझ में आई क्या? यस सर। जयेश सर। हाँ बेटा सर बोलो बोलो। सर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो? बाइंडिंग एनर्जी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरीके से ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। ये क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस बना लेते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आ जाते हैं। यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वह एनर्जी के लॉस कैसे होता है, एक तरीके से ये न्यूक्लियस बनने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वह एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है? तो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मास ऑफ न्यूक्लियंस इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। इसका मतलब कि जो इसमें मास डिफेक्ट आ रहा है वह मास कहाँ गया, तो वह मास इसमें एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं इन न्यूक्लियंस को अगर मुझे सेपरेट करना है कहाँ से, न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, एक बाइंडिंग एनर्जी इनको
मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी इनको रिक्वायर्ड है सेपरेट होने के लिए, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या बेटा? राजदीप, जयेश, यस सर। ठीक है। तो देखो बेटा, ये बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कब देनी पड़ेगी? जितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। मतलब इसमें से जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी उतना ही क्या होगा, ये स्टेबल होगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी दी गई निकाली गई है उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू यदि बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी अगर बढ़ेगी तो मतलब कि इसमें से एनर्जी उतना ही ज्यादा लॉस हुई है, और जितना एनर्जी इसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कम होगी उतने ही स्टेबल होगा। ये क्लियर होगी बात बेटा? ये समझ में आ गया क्या? चलिए, यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। बट इन रियलिटी 56 फेरस is most stable nucleus, ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। सो एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियंस इज क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, न्यूक्लियंस की एनर्जी, या एक तरीके से उसको बाइंडिंग एनर्जी हम कह सकते हैं। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस जो है स्टेबल होगा। ठीक है बेटा? अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट किया जाए तो क्या होगा, देखिए सर। हाँ बेटा बोलिए। बोलो बेटा बोलो। राजीव, वो आप सर ऐसे मतलब पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा बेटा, कर दूंगा, आज कर दूंगा। और रात में नहीं कर पाया था, मैं आज कर दूंगा। ओके। तो ये ग्राफ पे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को यदि रिप्रेजेंट करें, इसमें मास नंबर एक एक्सिस पे मैं लेता हूं, मास नंबर ए, और वाई एक्सिस पर यहां पे बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये ले लिया गया। मास नंबर को जैसे मान लीजिए कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये इस तरह से है। और इधर अगर हम जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए 9 तक, ये इस तरह से हमने बाइंडिंग एनर्जी को ले लिया है। अब इसमें देखो बेटा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन के लिए
ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन का है, सॉरी और नजदीक आना पड़ेगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर, तो ये 2 होता है, तो यहाँ पे ये 2 इसमें से लेंगे तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये हमने हाइड्रोजन लिया। उसके बाद जो हीलियम है, हीलियम का लगभग 7 से कुछ कम होता है। हीलियम He। उसके बाद लिथियम का जाइए, लिथियम, तो लिथियम का 5 Li। उसके बाद कार्बन, कार्बन का 7.6 होता है, तो 7.6 मान लीजिए कि ये 7.6 है, ये हो जाएगा कार्बन। C12। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16। उसके बाद अब सीधे हम आ जाएंगे फेरस। फेरस का जो लोगों ने देखा था 50 मास नंबर है, तो ये 50 पे और ये लगभग फेरस ये 56 और ये लगभग आता है 8.8 के आसपास, 8.8। तो इसको यदि ग्राफ बनाया जाए, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा। यूरेनियम 238। सर हाँ बेटा बोलिए, बोलो बेटा राजदीप बोलो। ये देखो बेटा, यहां से फेरस का अगर देखा जाए तो फेरस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है। अभी हम लोगों ने इसी चीज को लिखा भी कि फेरस की बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट होती है। और ये जो 7 और ये जो यूरेनियम है इसकी 7.6 के बराबर होती है, लगभग 7.6 के बराबर होती है यूरेनियम की, और फेरस की 8.8 होती है। तो अब इसके बाद जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी है, फेरस की। और जैसे जैसे इसका मास नंबर यदि इंक्रीज होता है, मास नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से डाउनफॉल हो रही है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी अपने को मिलती है फेरस की, उससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे इनके पॉइंट्स के यदि नोट किया जाए तो ये हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट में, फ्रॉम, इसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं बेटा, इसी ग्राफ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। फ्रॉम ए इक्वल टू 50, फ्रॉम ए इक्वल टू 50 टू ए इक्वल टू 80,
A equal to 80, binding energy of nucleon approximately 8.5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के बराबर होती है। मतलब 50 से लेकर के 80 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियंस को 8.5 के लगभग होती है। न्यूक्लियंस और इस सिचुएशन में जो न्यूक्लियस होता है वह स्टेबल होता है एंड न्यूक्लियस इज स्टेबल। न्यूक्लियस जो है स्टेबल होता है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये देख सकते हैं इसमें कि जो फेरस है, फेरस जिसका मास नंबर 56 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 है। बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के बराबर है और यह बाइंडिंग एनर्जी क्या है? हाईएस्ट। ये क्या है? हाईएस्ट है। ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है फेरस की एंड हेंस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस एंड सबसे ज्यादा न्यूक्लियस, क्योंकि इसी की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है इसलिए सबसे ज्यादा इसी का न्यूक्लियस स्टेबल होगा एंड मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, अगर मास नंबर 80 से ज्यादा होता है, जैसे 80 से ज्यादा अगर मास नंबर होता है, इफ या फॉर ए इज ग्रेटर देन 80, 80 से ज्यादा होने पर क्या होता है? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस डिक्रीजेज स्लोली। क्या होता है? धीरे धीरे क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे 80 से बाहर जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। इट डिक्रीजेज स्लोली। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? इसकी डिक्रीज हो रही है। इट रीचेज कहां तक पहुंच जाती है? फॉर ए 238, जैसे ये यहां पे यूरेनियम है, फॉर सॉरी एट ए इक्वल टू 238 को मतलब यूरेनियम पे जो मास नंबर है, बाइंडिंग एनर्जी 7.8 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के बराबर हो जाती है लगभग। ये हो जाती है 238 पे। These heavy nuclei are unstable, और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं यह अनस्टेबल होते हैं एंड these heavy nuclei are unstable। ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। They try to gain stability, और ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं किस मेथड से? तो टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन करके क्या होते हैं? यह स्टेबल होना चाहते हैं। ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी विथ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्या होना चाहते हैं? ये स्टेबल होना चाहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? ऑलरेडी आप जानते ही हो कि इसमें हेवी जो न्यूक्लियस होता है वह लाइटर न्यूक्लियस या लगभग कंपरेबल से सेम मास में क्या होता है? ये ब्रेक होते हैं और वहां से एक लॉट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जैसे एनर्जी रिलीज होती है तो वह स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे जो हेवी न्यूक्लियस है वह क्या होने चाहते हैं, स्टेबल होने जाते हैं। किसके साथ, किसकी सहायता से, तो न्यूक्लियर फिजन की सहायता से। ठीक है बेटा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बेटा बोलो, बोलो 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 बेटा। मैं कह रहा था कि सर आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो समझ में सर बहुत कम आया। क्या नेटवर्क इशू ज्यादा आ रहा है? राजदीप है, नेटवर्क इशू ज्यादा है क्या? कर लेते हैं। राजदीप क्या बोल रहे बेटा? सर केमिस्ट्री एग्जाम है कल सर। ओके ठीक है जयेश, फिर है।